ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड इन रेप्लिकेशन। तो कल अपन ने 3 एंजाइम्स देखे थे, बराबर। अपन ने देखा था हेलिकेज, अपन ने देखा था डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज की 2 कमियों के कारण क्या हो रहा था, एक तो अपने को आरएनए प्राइमेज नाम का एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट, इट कैन ओनली एक्सटेंड अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। ठीक है, फिर वो आरएनए का रहे डीएनए का रहे, इट डजेंट मैटर, है ना। व्हाई डजेंट इट मैटर? देखो, व्हाई डजेंट इट मैटर, ये जो आरएनए का स्ट्रैंड है, इस आरएनए को अपन डीएनए करके कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। मैटर, व्हाई डजेंट इट मैटर? द सिंपल रीजन इज कि सपोज एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, सपोज एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर सपोज एडेनिन है, यहां पर OH रहेगा क्योंकि ये राइबोज है, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे तो OH ही रहता है, और यहाँ पे रहेगा CH2OP। मैं एक काम करता हूँ, एक ही जगह यहाँ पर U कर देता हूँ, चांस ही नहीं है कुछ, है एकदम प्रॉपर राइबोन्यूक्लियोटाइड है। तुम मेरे को एक बात बताओ, POH डबल बॉन्ड O, OH O, CH2, जानबूझ के मैं यहाँ पर T बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज है, ये तो एज इट इज। मेरे को बताओ इसमें दिक्कत क्या है? इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा, ये फॉस्फोरस ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि अटैचमेंट 3'-5' के बीच में होती है। और आरएनए है कि डीएनए है, ये तो सेकंड कार्बन से डिसाइड होता है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। आरएनए है कि डीएनए है, ये तो सेकंड कार्बन से डिसाइड होता है। वेरएज अटैचमेंट 5th और 3rd के बीच में होती है, तो सेकंड का उसमें कोई रोल ही नहीं है, तो बिल्कुल अटैच हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड 100% अटैच हो सकता है, इसमें अपने को किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है इतना। तो अब अपन प्रोसेस देखते हैं रेप्लिकेशन की, और उसमें बाकी एंजाइम्स भी अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, देयर इज, जैसे ट्रांसलेशन के वक्त स्टार्ट कोडॉन है और ट्रांसक्रिप्शन के वक्त प्रमोटर है। ट्रांसक्रिप्शन के वक्त प्रमोटर है और ट्रांसलेशन के वक्त क्या है, स्टार्ट कोडॉन। ट्रांसलेशन के वक्त है स्टार्ट कोडॉन, ट्रांसक्रिप्शन के वक्त है प्रमोटर और टाटा बॉक्स, बराबर है। वैसा रेप्लिकेशन के वक्त क्या रहता है, तो रेप्लिकेशन के वक्त रहता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के वक्त रहता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको शॉर्ट में ORI बोलते हैं। अब तुम बोलोगे कि रेप्लिकेशन में तो अपने को पूरा ही डीएनए रेप्लिकेट करना है, उसमें अपने को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ऐसा पॉइंट की अपने को क्यों रिक्वायरमेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 80 बेस पेयर्स बहुत ज्यादा रहेंगे, मतलब 80 बेस पेयर भरे हुए रहेंगे पूरे इस रीजन में। तो उसके कारण क्या होता है कि डीएनए हेलिकेज नाम का जो एंजाइम है, जो हेलिक्स को ओपन करता है, उसको बस हेलिक्स को ओपन करना थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, हेलिक्स को ओपन करना थोड़ा आसान हो जाता है, बस और कुछ नहीं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है, बाकी कुछ नहीं है ना। फिर डीएनए हेलिकेज आएगा। डीएनए हेलिकेज आने के बाद वो क्या करेगा, ओपन्स द हेलिक्स, अनकॉइल्स द हेलिक्स, अनवाइंड्स द हेलिक्स, कुछ भी बोल सकते हो। अब क्या होगा, जैसे डीएनए हेलिकेज ने हेलिक्स को ओपन कर दिया, वैसे ही वो हेलिक्स फिर से बंद होने को देखेगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, तो ये फिर से बंद हो जाएगा।
फिर से कॉइल हो जाएगा। उसका नेचर है कॉइल होना, उसका स्वभाव है कॉइल हो जाना, बराबर है ना। इसलिए क्या होता है, एसएसबी प्रोटीन्स आते हैं। एसएसबी प्रोटीन्स क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, तो ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स इसको सिंगल स्ट्रैंड को ऐसे अटैच हो जाते हैं और उसको एक दूसरे के साथ फिर से रिकॉइल होने से, फिर से री अटैच होने से, फिर से रीवाउंड होने से बचाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसको मैंने कल जानबूझ के एंजाइम्स के लिस्ट में नहीं बताया क्योंकि एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो एंजाइम्स है नहीं, किसी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन एंजाइम्स की लिस्ट में अगर तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, एसएसबी प्रोटीन को, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद क्या होगा, अब अपने को रेप्लिकेशन शुरू करने का है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 का प्रॉब्लम क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 कैनॉट इनिशिएट, इट कैन ओनली पॉलीमराइज। डीएनए पॉलीमरेज 3 कैनॉट इनिशिएट, इट कैन ओनली पॉलीमराइज। तो इनिशिएशन कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा अपने को यहाँ पर आरएनए लगवा लेना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर इस डायरेक्शन में और यहाँ पर इस डायरेक्शन में थोड़ा आरएनए अपने को लगवाना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर। क्यों डीएनए प्राइमर क्यों नहीं, अरे अगर डीएनए का प्राइमर लगा सकते हो तो फिर हो गया ना, डीएनए का पॉलीमराइजेशन इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन सेल में ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन इनिशिएट कर सके, नहीं, सिर्फ एक्सटेंड ही करना पॉसिबल है, इनिशिएट करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक्सटेंड ही करना पॉसिबल है, इनिशिएट करना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, इसलिए अपने को मजबूरी में वहां पर आरएनए का ही टुकड़ा लगाना पड़ेगा। बाकी आरएनए के टुकड़े को कोई टेंशन नहीं, उसको अपन डीएनए करके पॉलीमराइज तो कर ही सकते हैं, पर शुरुआत अपने को आरएनए से करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, आरएनए प्राइमेज नाम का एंजाइम आएगा और ये क्या करेगा, ऐड करेगा आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमेज एड्स आरएनए प्राइमर्स ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स। दोनों स्ट्रैंड्स पे लगवाना पड़ेगा ना, ऑब्वियस बात है, दोनों स्ट्रैंड्स पे लगवाना पड़ेगा, एक स्ट्रैंड पे लगा के थोड़ी होगा। है ना, दोनों स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन करना है अपने को। अब एक बार प्राइमर लग गया कि अब चिंता नहीं रहेगी। अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा। अपन किसका मोल बायो पढ़ रहे हैं, अपन बैक्टीरिया का पढ़ रहे हैं। बीच बीच में कहीं कहीं अपन यूकैरियोटिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, है ना, या ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनने के बाद वो प्रोटीन को अगर मॉडिफाई करना होगा तो उसको ईआर में भेजा जाएगा, फिर ईआर से वो गोल्जी में जाएगा। ये सब यूकैरियोटिक चीजें हो गई, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, है ना। प्रोकैरियोट्स में ईआर गोल्जी बॉडीज इनका कोई रोल कॉल ही नहीं है, बराबर। लेकिन मोस्टली अपन मोल बायो प्रोकैरियोट्स का ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपन रेप्लिकेशन में भी मोल बायो का पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स का पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए पॉलीमरेज रहते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, ऐसे 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअल रेप्लिकेशन का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, नाउ एक्सटेंड्स द प्राइमर्स, है ना, बराबर। अब वो प्राइमर्स को एक्सटेंड करेगा, पॉलीमराइजेशन चालू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, एज हेलिकेज
opens the DNA further, पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग, पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग, ठीक है। क्या वर्ड यूज करेंगे अपन, अक्यूमुलेट बोलेंगे। पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग अक्यूमुलेट्स इन द अपोजिट रीजन। पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग मतलब क्या है, तुम अगर एक नारियल की रस्सी लोगी, नारियल के फाइबर से बनी हुई रस्सी रहती है ना, नॉर्मली अपन जो रस्सी यूज करते हो नारियल के फाइबर से बनी हुई रहती है, और उसके एक एंड में नारियल की रस्सी की एक एंड के ऐसे छोर पकड़ के उसको ऐसे ऐसे इधर इधर खींचोगे, इधर इधर अगर खींचोगे, ठीक है, रुको, ऐसी नारियल की रस्सी को पकड़ के इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो क्या हो जाएगा, ये जो ऐसे कॉइल्स है उस नारियल की रस्सी के, ये कॉइल्स टाइटन होने लगेंगे। अब इस तरफ वो टाइट होने लग जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इमेजिन करके देख सकते हो, कोई भी ऐसी दो रस्सियां है जो एक दूसरे में ऐसे इस प्रकार से कॉइल्ड है, इसका एक एंड में, किसी एक एंड में तुम इन दोनों छोर को पकड़ के, इन दोनों एंड्स को पकड़ के ऐसा खींचोगे तो इस तरफ वो रस्सी और टाइट नहीं होने लगेगी क्या, होने लगेगी कि नहीं, ऑब्वियस सी चीज है। तो वो जो टाइटनिंग होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, उसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो इसके लिए क्या होता है, टोपो आइसोमरेज, वन मोर एंजाइम, टोपो आइसोमरेज converts the positive supercoils to negative supercoils। अब निगेटिव सुपरकॉइल ऐसा कोई टर्म नहीं है, लेकिन लिखते ऐसा ही है इसके बारे में ऐसा ही लिखा जाता है कि वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को निगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट करता है करके, ठीक है, मतलब उसको रिलीव करता है। ये जो एक्स्ट्रा टाइटनेस इधर आ जाती है उसको वो थोड़ा सा फ्री कर देता है। कौन, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज के भी अलग अलग प्रकार है, 3 प्रकार एग्जिस्ट करते हैं उसके, उसमें से टोपोआइसोमरेज 2 जो है, टोपोआइसोमरेज 2, इसके लिए एक और नाम है इस एंजाइम के लिए, वो नाम है डीएनए गायरेज, ठीक है। टोपोआइसोमरेज 2 को हम बोलते हैं डीएनए गायरेज, ठीक है, इतना सिंपल है। अब क्या होगा, अब रेप्लिकेशन शुरू तो हो गया। एज रेप्लिकेशन प्रोसीड्स क्या हो जाएगा, वन स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस, one strand is continuous while the other is discontinuous। इसका रीजन क्या है तुमको मालूम है, कल के क्लास में कवर हो चुका है कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन only polymerize in 5' to 3' direction। DNA polymerase can only polymerize in 5' to 3' डायरेक्शन। तो इसके कारण क्या होगा कि ऐसा डीएनए स्ट्रैंड खुल गया, इधर ये 5' to 3' जा रहा है, लेकिन इधर फिर 5' to 3' को ऐसा जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर डीएनए ही खत्म हो जाएगा, टेम्पलेट डीएनए ही खत्म हो जाएगा। तब तक हेलिकेज और ओपन करेगा,
तो ऊपर की तरफ प्राइमर लगा के फिर से उसको यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस बनेगा, उसको अपन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, कल के क्लास में मैंने बताया था। दोज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब अपने को क्या करने का है, अब अपन लाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 removes the RNA portions, ठीक है, both from the continuous strand के भी तो एक एंड की तरफ एक छोटा सा आरएनए प्राइमर है ना, जिसको अपन एक्सटेंड करते गए थे। ये आरएनए प्राइमर है ना, फिर ये ऐसा एक्सटेंड होते गया, वो अलग बात है। पर आरएनए प्राइमर तो है ना स्टार्टिंग में, ये आरएनए प्राइमर को भी तो रिमूव करना पड़ेगा ना। तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड के आरएनए प्राइमर को भी रिमूव करेगा, और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में तो हर फ्रेगमेंट के इधर एक आरएनए प्राइमर मिलेगा। इधर आरएनए प्राइमर, इधर आरएनए प्राइमर, इसको यहां तक एक्सटेंड किया, तब तक डीएनए और खुल गया, आरएनए प्राइमर और एक्सटेंड किया, तब तक डीएनए और खुल गया, आरएनए प्राइमर डीएनए को और एक्सटेंड किया। समझ में आ रहा है? डीएनए पॉल 1 रिमूव्स द आरएनए पोर्शंस, आरएनए प्राइमर्स, है ना, बोथ फ्रॉम द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड एंड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड दोनों से आरएनए प्राइमर वो निकाल देगा। समझे? तो अब क्या हो जाएगा आरएनए प्राइमर निकालने के बाद, लेट अस सी। ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, इसके यहां पर आरएनए प्राइमर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। वैसे यहां पर भी देखो, ये वाले ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का आरएनए प्राइमर रिमूव्ड, ये वाले ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का आरएनए प्राइमर रिमूव्ड, ये वाले ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का भी आरएनए प्राइमर रिमूव्ड। तो बीच में निक्स तैयार हो गई, बीच में गैप्स तैयार हो गई, है ना। इसका जो आरएनए प्राइमर था उसको उसने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से तोड़ दिया। न्यूक्लियस एक्टिविटी, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना। इधर का आरएनए प्राइमर भी हटा दिया, इधर का आरएनए प्राइमर भी हटा दिया। किसने? डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, दिस क्रिएट्स अ निक, और मल्टीपल निक्स है तो प्लूरल लिख देता हूं, दिस क्रिएट्स निक्स। This creates nicks on the discontinuous strand, on the discontinuous strand. बन गया निक्स, सिंपल एकदम। अब क्या करेगा, नाउ डीएनए पॉल 1 जिसने ये निक्स क्रिएट किया, जिसने आरएनए को रिमूव किया, इटसेल्फ फिल्स द निक्स। डीएनए पॉल 1 इटसेल्फ फिल्स द निक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे? इसकी खासियत क्या है कि सिर्फ 5' to 3' एक्सटेंड कर सकता है डीएनए को, और दूसरी चीज क्या है, क्यों इनिशिएट नहीं कर सकता, सिर्फ पॉलीमरेज कर सकता है। थोड़ा सा प्राइमर ऑलरेडी चाहिए। तो देखो, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास प्राइमर ऑलरेडी है, और ये 5'
टू 3' ही है, तो इसको ये यहां तक एक्सटेंड कर लेगा, इसको यहां तक एक्सटेंड कर लेगा, तो गैप्स भर जाएगी कि नहीं? अरे सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पहले आरएनए क्यों लगवाना पड़ रहा था यहां पर, अब आरएनए की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि पहले डीएनए इतना पूरा खुला हुआ ही नहीं था, डीएनए इतना ही खुला था, तो इनिशिएट करने के लिए यहां पर आरएनए प्राइमर लगाना ही पड़ेगा। फिर जब तक ये पॉलीमराइज हो गया तब तक डीएनए और खुल गया, अब यहां से फिर से शुरू करना था। शुरू कैसे करेगा? प्राइमर तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, अब जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो पिछला वाला ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कैन एक्ट एज अ प्राइमर, अब आरएनए की जरूरत नहीं है, और डायरेक्शन तो 5' to 3' ही है, तो ये गैप्स को आराम से भर देगा डीएनए पॉलीमरेज 1। क्या दिक्कत है इसमें? भर देगा कि नहीं? भरेगा कि नहीं? भर देगा। समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, समझ में आ रहा है? कैसे निक्स को भरेगा वो? बाय पॉलीमराइजिंग द प्रीवियस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, by polymerizing the previous Okazaki fragment till the next one, नए वाले तक, इसको यहां तक, इसको यहां तक, ऐसा सिंपल है, एकदम एकदम ही सिंपल है ना? समझ में आ रहा है? लेकिन इसको यहां तक एक्सटेंड करेगा, लेकिन इस मतलब ये स्ट्रैंड का एक्सटेंशन और इसके बाद वाला जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है उनके बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के उनको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, उनको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। वो काम डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं करेगा, वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज फॉर्म्स द phosphodiester bond between adjacent Okazaki fragments, between adjacent Okazaki fragments। ये एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ये एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 ने किया, लेकिन उन दोनों के बीच में जो आखिरी वाला एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने की बस कमी है, उसकी बस वो देरी है। वो आखिरी वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसने बनाया? तो वो वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम ने। तो हो गया, दो अलग डीएनए बन गए, दो अलग डीएनए बन गए। इस डायग्राम को देख लो अच्छे से, क्योंकि मैं इसको चेंज कर रहा हूं, या फिर मैं अलग से बना लेता हूं ना। देखो, इसका आरएनए प्राइमर निकाल दिया लीडिंग स्ट्रैंड का, लैगिंग स्ट्रैंड में जितने भी आरएनए प्राइमर्स थे वो सब निकाल दिए, और फिर बीच में जो गैप्स तैयार हो गई थी उनको जोड़ दिया, उनको एक्सटेंड कर दिया, और अलग अलग ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को डीएनए लाइगेज जोड़ते भी गया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वो भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा। ऐसे दो डीएनए बन गए। लेकिन इन दोनों डीएनए में एक चीज ऑब्जर्व करो, ये पोर्शन खाली है, ये पोर्शन खाली है, इसको तुम भर ही नहीं सकते। क्योंकि इसको कैसे भरोगे? क्योंकि इसको इधर से इधर एक्सटेंड ही नहीं कर सकते, इसको इधर से इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो 3' to 5' हो जाएगा। इसको इधर से इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो 3' to 5' हो जाएगा। और आरएनए अगर लगाने का बोला, आरएनए लगा सकते, लेकिन फिर क्या फायदा है? फिर तो डीएनए में आरएनए आ जाएगा, फिर तो हर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद अमाउंट ऑफ आरएनए बढ़ते जाएगा, वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना? ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये पोर्शन रह जाएगा, ये पोर्शन रह जाएगा वैसा ही। तो क्या होगा इन द एंड? बोथ डीएनए हैव unfilled portions at the beginning. क्यों? Because no DNA polymerase
फिर वो 1 रहे, 2 रहे या 3 रहे, कोई भी डीएनए पॉलीमरेज 3' to 5' वाला एक्सटेंशन नहीं कर सकता। 3' to 5' वाला एक्सटेंशन नहीं कर सकता, इसलिए एंडिंग वाला पोर्शन हमेशा कटेगा, बराबर। हेंस आफ्टर एवरी राउंड of DNA replication, after every round of DNA replication, the DNA is reduced in size। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो रिडक्शन इन साइज होते जा रहा है, इस रिडक्शन इन साइज के कारण क्या होता है, तो इस रिडक्शन इन साइज के कारण ये होता है कि जब तक जंक डीएनए कट होते जा रहा है तब तक तो टेंशन नहीं, लेकिन एक वक्त आता है बहुत सारे रेप्लिकेशन के राउंड्स होने के बाद, जब अपना फंक्शनल डीएनए मतलब जीन्स कट होने लग जाते हैं, और जब फंक्शनल डीएनए मतलब जीन्स कट होना चालू हो जाते हैं तो उनसे प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब वो जीन ही तो कट हो जाएगी ना। डॉटर सेल्स में जो डीएनए गया उसमें किसी पर्टिकुलर रीजन की जीन ही नहीं है, ऐसा होने लगेगा बहुत सालों बाद जिंदगी में। 40-45 के बाद 40-45 साल तक इतना डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका रहेगा बॉडी में, बॉडी के सेल्स में डीएनए इतना कट हो चुका रहेगा कि अब वो फंक्शनल डीएनए को मतलब जीन्स कटना चालू हो जाएगी। जीन्स कटना चालू हो जाएगी तो प्रोटीन्स अपन नहीं बना पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। प्रोटीन्स नहीं बना पाओगे तो बॉडी काम नहीं करेगी ठीक से। जो जीन कट गई उसका करस्पॉन्डिंग प्रोटीन ऑब्वियसली बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी, है ना। दैट कंडीशन, वो जब कंडीशन आ जाती है जब अपना फंक्शनल डीएनए कटना चालू हो जाता है, दैट कंडीशन इज नथिंग बट बुढ़ापा। उसको बोलते हैं बूढ़ा होना, बुढ़ापे की शुरुआत। और फिर वो डीएनए आगे और जिंदगी जीते जाओ तो डीएनए और कट होते जाता है, कट होते जाता है, कट होते जाता है, और एक टाइम पे डीएनए इतना कट हो चुका रहता है कि उतने पोर्शन के बेसिस पे जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है, एंड फिर दैट ओल्ड पर्सन डाइज। समझ में आ रहा है। दिस इज सेनेसेंस। तो सेनेसेंस क्यों आता है एनिमल्स में, क्योंकि डीएनए कट होते जाता है। बुढ़ापे का रीजन समझ रहे हो ना, क्यों बूढ़ा होता है इंसान। दिस इज द रीजन व्हाई अ पर्सन गेट्स ओल्ड। मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजंस, पर ये सबसे मेजर रीजन है, ये मोल बायो का रीजन है। दूसरा एक रीजन ये है बूढ़ा होने का कि जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, और वो तोड़फोड़ मचाता है। ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करता है, किसी को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं वो सेल में जाके तोड़फोड़ मचाते हैं। फ्री रेडिकल्स सेल्स में तोड़फोड़ मचाते हैं। फ्री रेडिकल्स कहां से आते हैं, तो गलत टाइप के फूड्स खाने से, पोल्यूशन से, पोल्यूटेंट से, ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने से। इवन प्योर ऑक्सीजन इनहेल करते लोग बेवकूफ समान, मर जाता है इंसान प्योर ऑक्सीजन अगर इनहेल किया तो। प्योर ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं कर सकते। जिसके लंग्स खराब है ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे चढ़ाना अलग बात है। नॉर्मली अपने को पता है टाइडल वॉल्यूम 500 ml है और 21% ऑक्सीजन है, तो 21% ऑक्सीजन है मतलब 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम है उसमें से 105 ml ऑक्सीजन रहता होगा। वो भी पूरा का पूरा थोड़ी बॉडी में जाता है। डेड स्पेस वॉल्यूम याद है ना, वो एयर जो नाक वगैरह में अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में फंस जाती है, जो एल्वियोलाई तक पहुंचती नहीं है, उसको डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो और उसमें से कम करो। लेकिन जिसके लंग्स खराब है वो 500 ml थोड़ी ब्रीथ कर रहा है, वो तो ब्रीथ ही बेसिकली 50-60 ml कर रहा है कैसे तो भी मुश्किल से। तो उसको अगर वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया तो अलग बात है।
उसको उतना ही ऑक्सीजन मिल रहा है जितना एक नॉर्मल पर्सन को मिल रहा है। लेकिन नॉर्मल पर्सन ने अगर वेंटिलेटर लगा लिया, सीधा 500 ml प्योर ऑक्सीजन इनहेल करने लग गए तो वी विल डाई। समझ में आ रहा है? तो ये ऑक्सीजन तोड़फोड़ मचाता है। इस तोड़फोड़ के कारण भी बुढ़ापा आता है, सेल्स और प्रोटीन्स और डीएनए अपना खराब होता है। इससे बचने का उपाय रहता है एंटीऑक्सीडेंट्स खाना, जो फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई। तो ये क्या करते हैं, इन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और इनको तोड़फोड़ मचाने से बचाते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह खाने वाले, पानी भरपूर पीने का, फ्रूट्स खाने का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने का, ये चीज जो करेंगे उनकी स्किन तरोताजा रहेगी, दे विल लुक यंगर, दिस इज फाइन। बट ये सिर्फ एक प्रकार है। अल्टीमेटली अपन बूढ़ा होने को पूरे तरीके से रोक ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रोल है। अपना डीएनए कट होते जाता है आफ्टर एवरी राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, तो यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग ओल्ड। समझ में आ रहा है? अब 2 क्वेश्चंस इसके बाद ये आते हैं कि अगर बूढ़ा होके मरना अपने को स्वाभाविक है, तो कैंसर सेल्स ऐसे मर क्यों नहीं जाती रेप्लिकेट कर करके? मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाते वक्त बोला होगा कि कैंसर सेल्स बूढ़ी क्यों नहीं होती है, मोल बायो में समझेगा रेप्लिकेशन के वक्त, ऐसा जरूर बताया होगा मैंने। तो अभी उसका आंसर मिलेगा। एक तो कैंसर सेल्स बूढ़ी क्यों नहीं होती है, दूसरा जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स है ना। अगर कोई मेल 40 साल की उम्र में रेप्लिकेशन करता है तो उसका डीएनए कितना कट हो चुका रहेगा तब तक, तो उसको ऑफस्प्रिंग को तो ऑलरेडी कट डीएनए मिलना चाहिए। फिर उसको ऑफस्प्रिंग अगर 40 साल की उम्र तक रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो तब तक उसका ऑफस्प्रिंग का डीएनए तो और कट हो चुका रहेगा। ऐसा करते करते 2-3 जनरेशन के बाद तो डीएनए ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टोन एज मैन से लेकर आज तक अपना रिप्रोडक्शन पूरा एकदम अच्छे से चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि स्पर्म एंड ओवम के थ्रू कटा हुआ डीएनए नहीं मिलता है, जर्मिनल एपिथेलियम का डीएनए कट नहीं होता है। क्यों भाई, उनमें ऐसा क्या अलग है? कैंसर सेल्स में ऐसा क्या अलग है कि कैंसर सेल्स में और जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स में डीएनए कट नहीं होता है? तो उसका रीजन ये है, देखो मैंने 10 पॉइंट्स लिखवाए थे कैंसर के कि कैंसर क्यों होता है, उसमें से ये भी एक था। अभी एक बार ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कैंसर रिवाइज कर लेना। इन कैंसर सेल्स एंड जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, इन कैंसर सेल्स एंड जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स क्या होता है, एन एंजाइम टीलोमरेज इज एक्टिव। टीलोमरेज क्या करता है? बिफोर रेप्लिकेशन बिगिंस it adds random nucleotides. To the ends of DNA, और ends of DNA या क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? टीलोमर्स। तो जो पोर्शन कट होता है रेप्लिकेशन के बाद, वो कौन सा पोर्शन कट होगा? ये रैंडम वाला पोर्शन कट होगा जो उसने लगाया है टीलोमरेज एंजाइम ने। तो अगर अपने पूरे बॉडी के हर एक सेल में टीलोमरेज एंजाइम को एक्टिवेट अपन कर सके तो अपने कोई भी बॉडी का सेल का डीएनए कट नहीं होगा और नेचुरली बुढ़ापा नहीं आएगा। तो बेसिकली अपन इमॉर्टल हो जाएंगे। इमॉर्टल का ये मतलब नहीं है रामायण महाभारत वाला इमॉर्टल नहीं, बायोलॉजी का इमॉर्टल अलग है। कैंसर सेल्स आर इमॉर्टल, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको अगर जला दिया तो राख में से फिर से तैयार हो जाएगी रावण समान, वैसा नहीं। नो, वो रामायण महाभारत का इमॉर्टल अलग है, उसमें मुंडी काटी अगर राक्षस की तो फिर से मुंडी उग जाती है, वैसा नहीं। इमॉर्टल का मतलब है बायोलॉजी में कि नेचुरल डेथ न रहना। अब ऊपर से ट्रक गया किसी इंसान के, आग लग गई अपने शरीर को, अपन ऊपर से पहाड़ पर से नीचे गिरे, ऐसे हरकतें हुई तो ऑब्वियसली मरेगा इंसान, वैसा नहीं।
लेकिन बूढ़ा होके नेचुरल डेथ नहीं होना, इसको बायोलॉजी में इमॉर्टल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कैंसर सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स इस रीजन के कारण इमॉर्टल है। बैक्टीरिया भी इमॉर्टल है, बैक्टीरिया भी बूढ़े नहीं होते हैं। उसका रीजन तो अलग ही है पूरा, उनको टीलोमरेज की जरूरत ही नहीं है। बैक्टीरियल डीएनए इज सर्क्यूलर, है ना। सर्कुलर होने के कारण क्या होता है, देखो या इसको अपन ने खोला, ये पोर्शन को अपन ने खोला ऐसे, ठीक है। अब इधर भी रेप्लिकेशन होगा, इधर भी रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। इधर भी ऐसा रेप्लिकेशन होगा, इधर भी ऐसा रेप्लिकेशन होगा। ये अगर लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, तो इधर ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा। ऐसा क्यों होगा? तो 5-3 लिखो खुद से अपने हाथों से और देख लो, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है, करके देख लो। 5-3 लिखो अच्छे से और करके देख लो। है ना। द सिंपल रीजन इज, थोड़ा सा बता देता हूं मैं तुमको, ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसको जब अपन खोलेंगे तो 2 हेलिकेज रहेंगे, एक हेलिकेज इधर ओपन करते जाएगा, एक हेलिकेज इधर ओपन करते जाएगा, है ना। चलो बता ही देता हूं यार, क्या तुम लोगों को भरोसा नहीं है ना मेरे को। देखो ऐसा ओपन किया डीएनए के इतने रीजन को, सपोज, ठीक है, ये 3' to 5' है, ये 5' to 3' है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इधर भी रेप्लिकेशन होगा, इधर भी रेप्लिकेशन होगा। अब हेलिकेज इधर जो ओपन करते जाएगा, इधर जो ओपन करते जाएगा तो ये लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा, ये रप 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 आगे बढ़ते जाएगा, ये वाला लैगिंग रहेगा, है ना। वेरएस जो हेलिकेज इधर ओपन करते जा रहा है ना, उसमें ये लैगिंग रहेगा, देखो। वेरएस ये लीडिंग रहेगा, रप 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 आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये 3' to 5' हो जाएगा इस तरफ अगर आगे बढ़ना है तो, और इस तरफ अगर आगे बढ़ना है तो ये 3' to 5' रहेगा, तो ये स्ट्रैंड वाला लीडिंग रहेगा, और इधर अगर जाना है तो ये वाले स्ट्रैंड वाला लीडिंग रहेगा। तो दोनों तरफ बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में, बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, इधर भी रेप्लिकेशन, इधर भी रेप्लिकेशन। इधर जब हो रहा है रेप्लिकेशन तो देखो ये वाला लीडिंग है, ये देखो ये वाला लीडिंग है, और ये नीचे वाला लैगिंग है, देखो ये नीचे वाला लैगिंग है ना। और हेलिकेज जब इधर ओपन करते हैं, दोनों एक साथ होता है। हेलिकेज जब इधर 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 भागते जा रहा है तो ये वाला स्ट्रैंड अभी 3' to 5' रहेगा, तो नया वाला डीएनए 5' to 3' रहेगा। ये रप 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 आगे बढ़ते जाएगा, ये रप 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 आगे बढ़ते जाएगा। वेरएज ये वाले को लैगिंग बनना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। ये तो सिंपल ज्योमेट्री है, इसका इतना कुछ नहीं। लेकिन द थिंग इसकी अब क्या होगा कि ये जो डीएनए है, जब रेप्लिकेशन खत्म होगा तो इसको टेम्पलेट बनाकर यहां तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। रेप्लिकेशन जब खत्म होगा इसको टेम्पलेट बनाकर यहां तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि सर्कुलर है ना, उसका मुंह उसके पूंछ के पास आ रहा है। तो इधर जो प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको एक्सटेंड करेंगे कैसे, रिवर्स डायरेक्शन में कर नहीं सकते, और टेम्पलेट तो कोई, सॉरी प्राइमर तो कोई है नहीं, तो इधर वैसा नहीं है। इधर अपने पास उसका उसकी पूंछ, जो डीएनए गोल घूम के आया है, उसकी पूंछ ही, उसकी टेल ही प्राइमर की तरह एक्ट करेगी। तो डीएनए कभी कट नहीं होगा बैक्टीरिया में, इसलिए बैक्टीरिया भी इमॉर्टल है। इसलिए बैक्टीरियल सेल्स कभी बूढ़े नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? एकदम इजी, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो मैंने ऐसा बोला कि ऐसा खुलता है बैक्टीरिया का डीएनए, तो उसके कारण वो कैसे दिखेगा, देखो ऐसा है, ऐसा खुलेगा, ऐसा खुलेगा, ऐसा, है ना। और जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो डीएनए को मिजोसोम के साथ अटैच करके उसको पकड़ेंगे और 2 डीएनए को अलग करेंगे। तो जब उसको पकड़ के खींचते रहेंगे तो वो ऐसा ऐसा कॉपी के बाहर निकलेगा, इधर से, सेंटर में से।
उतना सब छोड़ो, मेरे को बताओ ये ऐसा, ये तो पट रहा है ना तुमको। जब अपन रेप्लिकेशन फोर्क बनाएंगे, इधर भी एक हेलिकेज और इधर भी एक हेलिकेज, इधर वाला हेलिकेज इधर खोलते जाएगा, इधर वाला हेलिकेज इधर खोलते जाएगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा अपने को, ये तो मानते हो ना। दिस लुक्स लाइक द ग्रीक लेटर थीटा, दिस लुक्स लाइक द ग्रीक लेटर थीटा। इसलिए बैक्टीरियल रेप्लिकेशन जो है उसको थीटा रेप्लिकेशन भी बोला जाता है, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन को थीटा रेप्लिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो एंजाइम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कौन से हैं? सबसे पहले हेलिकेज, फिर एसएसबी प्रोटीन्स, फिर आरएनए प्राइमेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3, फिर टोपोआइसोमरेज, ठीक है, फिर डीएनए पॉलीमरेज 1, फिर डीएनए लाइगेज। और डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम उसमें है, एकदम ही प्रूफ रीडिंग में है, वो सब अपने को सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। बाकी डीएनए पॉलीमरेज 2 भी रहता है जो प्रूफ रीडिंग करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और प्रोसेस भी समझ में आ रही है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्यों बनते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। और आखिरी वाला जो पोर्शन है डीएनए का, वो क्यों अनरेप्लिकेटेड रह जाता है, वो भी पता होगा शायद, है ना। और कैंसर सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में वैसा नहीं होगा क्योंकि टीलोमरेज रहेगा। बैक्टीरियल सेल्स में डीएनए कट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री, उनमें टीलोमरेज की जरूरत नहीं हो, तो सीधा सीधा सर्कुलर डीएनए है, तो उसमें टेंशन ही नहीं है। समझे? सो विद दिस अपना रेप्लिकेशन वाला पोर्शन भी खत्म होता है, एंड विद दिस अपना चैप्टर ही मोल बायो का फाइनली खत्म हो गया। कुछ भी डाउट होंगे तो प्लीज़ मेरे को पूछो। तब तक के लिए गुड बाय।